हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधन क्या कहलाते हैं, जिनमें जो है प्राकृतिक जो हमारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहलाए जाते हैं। ठीक, चलिए, जैसे कि जल, वायु, ऊर्जा, ये क्या हमारे सारे ही प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए आगे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। यहाँ पे हमने इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब जो हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और एग्जॉस्टिबल यानी कि जो हमारे समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो जो हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये कैसे संसाधन होते हैं, ये होते हैं असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, और ये क्या होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते। ठीक है, जबकि ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो जाते हैं, जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, या हम कह सकते हैं मानवीय क्रियाकलापों के कारण समाप्त नहीं होते। ठीक है, जबकि हमारे जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं, एक जो सिर्फ क्या होते हैं, सीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। ठीक, सीमित मात्रा में मिलते हैं, और दूसरा ये क्या होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है उनका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, जल है, वायु है। ये हमारे कैसे संसाधन है जो किसी भी मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, बाकी ये जो है रिन्यू होते रहेंगे, बार बार ये जो है बनते रहेंगे। ठीक, जबकि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल है यानी कि एग्जॉस्टेबल है, वो उनका हम उदाहरण देख सकते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, या हम खनिज देख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सारे ही क्या है, हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है इसे डिटेल में लिखा गया है, ये यहाँ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। देखो, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि असीमित मात्रा में ये उपस्थित होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी यानी कि सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ये क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट नहीं होते। नॉट लिखा है ना यहाँ पे, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ये जो है मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले रिसोर्सेज, ये संसाधन नहीं है। जबकि ये क्या है, हमारी ये एग्जॉस्ट यानी कि समाप्त हो सकते हैं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा। ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ये समाप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें, एयर यानी कि वायु। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है हमारे, यानी कि वन जो हमारे होते हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव जो हमारे होते हैं, मिनरल्स यानी कि खनिज जो हमारे होते हैं, कोल यानी कि जो हमारा कोयला है, यहाँ पर पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम यहाँ पर जो है रिवीजन आगे की तरफ को कर रहे हैं, जहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these were formed from the dead remains of living organisms, so these are also known as fossil fuels। यानी कि जो हमारे ये प्राकृतिक संसाधन है, ये बने किससे हैं, ये बने हैं मृत वनस्पति से या मृत लिविंग ऑर्गेनिज्म से, है ना, मृत लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जीव होते हैं, तो मृत जीवों से या मृत वनस्पति से ये बने होते हैं। इसीलिए
इन्हें जो है जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, तो आपको जो है इसे बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप जो है अच्छे से अपना आंसर नोट कर सकते हो कि ऐसे रिसोर्सेस, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन है। और ये कैसे बने होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन जो है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, यानी कि जो हमारे मृत जीव होते हैं और जो हमारे मृत वनस्पति होती है, उनसे जो हमारे फॉसिल्स बनते हैं, उन्हें ही जो है फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। हम मृत अवशेष भी इन्हें कह सकते हैं, मृत अवशेषों से बनता है। चलिए, तो पहला है हमारा कोयला। अब कोयले के बारे में हम क्या जानते हैं? कोयला आपने देखा होगा कोयला, या इसके बारे में सुना तो होगा ही। ये कैसा होता है? देखो, ये पत्थर जैसा होता है, कठोर। कैसा होता है? पत्थर जैसा कठोर होता है। और कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। ठीक है, अब कोयला क्या है? हमारा एक ऐसा क्या है? ईंधन है जो खाना ईंधन यानी कि फ्यूल, फ्यूल यानी कि ईंधन। ठीक है, एक ऐसा ईंधन है जो खाना पकाने के भी काम आता है। ठीक है, अगला, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन railway engines to produce steam to run the engine। यानी कि पहले के समय में जो है ये रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के और इंजन को रन कराने यानी कि चलाने के काम भी आता था। ठीक, ये भी आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको जो है हम थर्मल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी इसको यूज किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है इसको थर्मल पावर प्लांट में? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी कि बिजली पैदा कराने के लिए भी ये वहां पर उपयोग किया जाता है। कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और अलग अलग उद्योगों में जो है ये ईंधन के रूप में भी इन ईंधन के रूप में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आप कोल के बारे में भी समझ गए होंगे। अब कोल की जो स्टोरी है वो भी, उसको भी जरा है आगे हम अच्छे से इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड। यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे? घने वन थे। ठीक, क्या थे? लो लाइंग वेटलैंड, यानी कि क्या थे? निचले हिस्से में घने वन थे। ठीक, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। यानी कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा, प्राकृतिक जो हमारे बाढ़ जैसे जो प्राकृतिक हमारी क्या है पराक्रम थे, उनके उनकी वजह से जो है ये क्या हो गए? ये जो है, ये जो फॉरेस्ट हमारे थे, ये जो हमारे वन थे, ये क्या हो गए? मिट्टी में दफन हो गए या मिट्टी में दब गए। ठीक है, अब एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे आर कंप्रेस्ड। ठीक है, यानी कि जैसे उनके ऊपर और ज्यादा क्या आती रही? मिट्टी आती रही, डिपॉजिट होती रही और ज्यादा मिट्टी, वो क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए, यानी कि संपीड़ित हो गए। क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए, यानी कि संपीड़ित हो गए। ठीक है, क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए, यानी कि संपीड़ित हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका तापमान भी क्या होता गया? बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे वो क्या होते गए? नीचे नीचे जाते रहे, वैसे वैसे, यानी कि और गहराई में जैसे जैसे वो जाते रहे, वैसे वैसे उनका जो है ताप भी बढ़ता गया। ठीक, अब अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। यानी कि उच्च तापमान, वो गहराई में क्या हुआ? जैसे जैसे वो और गहराई में गए, वहां तापमान जो है और बढ़ता गया। तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो वो हमारे वन थे, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या हो गए? कोयले में परिवर्तित
हो गए। ठीक है, यानी कि उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर जो वो क्या थे, मृत पेड़ पौधे थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कोयले की जो स्टोरी है। यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट में बोलें, तो शॉर्ट में पढ़ें तो क्या होगा कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, निचले जलीय क्षेत्रों में बहुत सारे क्या थे, घने वन थे। ठीक, अब घने वनों में क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा के कारण, कैसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो जो हमारे क्या थे, फॉरेस्ट थे, वो नीचे क्या हो गए, मृदा में दफन हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर और ज्यादा मृदा की लेयर आती गई, और ज्यादा मृदा क्या हो गई, उनके ऊपर जमा होती रही, जिस वजह से वो क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। और फिर उसके बाद जो है वहां पर और गहराई में वो जाते रहे, जिस कारण जो है वहां पर जो तापमान था वो भी वहां पर बढ़ता गया। अब जो है उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण वो जो हमारे पेड़ पौधे थे, जो अंदर मृदा के अंदर दफन हो गए थे, बहुत गहराई में चले गए थे, वो धीरे धीरे जो है किसमें कन्वर्ट हो गए, किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये जो प्रोसेस है इसे कार्बनीकरण कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है कोयले में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, यानी कि जब हमारे ये जो वनस्पति थे, ये वन थे, ठीक है, ये पेड़ पौधे थे, ये मृत होकर के धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसे कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो कोयल की स्टोरी आप समझ गए होंगे। इस तरीके से जो है कोयले की खान हमारे पास हमें देखने को मिलती है, इस तरीके की जो है कोयले की खान होती है। आगे बढ़ते हैं। अब कोयला क्या है, अब कोल में क्या होता है, देखो, कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, यानी कि कोयले में जो है ज्यादातर क्वांटिटी क्या हमें देखनी, यानी कि मुख्य रूप से क्या होता है कोयले में, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यानी कि जो हमारी मृत वनस्पति है उसके धीमे पराक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो ये भी आप समझ गए होंगे। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as a fossil fuel। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं ये किससे बनता है, जो हमारी वेजिटेशन यानी कि वनस्पति होता है, वनस्पति के जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, तो वनस्पति के अवशेषों से ये बनता है। इसीलिए इसे जो है फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसे जीवाश्म ईंधन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया कि वाई कोल इज नोन एज फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोयले को क्यों जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है मृत वनस्पति के अवशेषों से, यानी कि वनस्पति के अवशेषों से बनता है। ठीक है, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको वायु में जो है हीट किया जाता है, तो कोयला जब जलता है, यानी कि वायु में जब इसको हम गर्म करते हैं तो कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, क्या पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये भी हमने पढ़ लिया था, इसका भी जो है हम एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, कोक क्या है, कोक एक क्या है, कठोर है, ठीक है, सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक है, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा शुद्ध भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, लगभग शुद्ध रूप है। ठीक, अब कोक का उपयोग जो है इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यहाँ पर ये देखो स्टील हम देख पा रहे हैं, यानी कि इस्पात हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस्पात के मैन्युफैक्चर में यानी कि औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कोक का जो यूज है, कोक का जो उपयोग है निष्पात के मैन्युफैक्चर में किया जाता है, और जो है एक्सट्रैक्शन यानी कि जो हमारे धातु होते हैं उनके निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो ये हम कोक के बारे में जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, यानी कि ये जो है धातु का सॉरी ये जो है कार्बन का सबसे क्या है, शुद्ध रूप इसे माना जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोलतार में। ठीक है, अब कोलतार के बारे में
ये क्या है, एक अप्रिय गंध वाला लिखा हुआ है ना वहाँ पे, अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये क्या है, एक काला गाढ़ा द्रव है, ठीक, जिसकी कैसी गंध है, अप्रिय गंध है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। यहाँ पर लिखा इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक। चलिए आगे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि कुछ उत्पाद हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कोलतार से मिलते हैं, ठीक। जैसे कि लिखा हुआ हमारा सिंथेटिक डाई, जिसे कि हम संश्लेषित रंग भी कहते हैं। उसके बाद हमारे ड्रग्स यानी कि औषधियां हैं, एक्सप्लोजिव हैं यानी कि विस्फोट है, परफ्यूम्स हैं हमारे जिसको हम सुगंध बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर रूफिंग मटेरियल यानी कि छत में जो हमारा काम आता है, छत निर्माण के लिए जो काम आती है सामग्री, रूफिंग मटेरियल जो हमारे होते हैं वो। उसके अलावा पेंट जो है, ये जो है हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमें किससे मिलते हैं, जो हमें कोलतार से मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Again, naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from कोलतार। तो नैप्थलीन बॉल जिसे कि हम कपूर भी बोलते हैं, घरों में हमारे पास होती है, रखी रहती है हमने, जो कपूर की गोलियां होती है व्हाइट कलर की, ठीक है, जिसको हम कहाँ रखते हैं, कपड़ों के अंदर डाल देते हैं, कई जगहों पर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि जो ये मोथ होते हैं और कीड़े होते हैं, कीट जो हमारे होते हैं, उनको क्या करते हैं, भगाने का काम करती है। तो ये जो नैप्थलीन बॉल है यानी कि ये जो कपूर की जो क्या होती है, बॉलें होती हैं छोटी छोटी, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये भी हमें कोलतार से मिलती हैं, ठीक है। तो नैप्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नैप्थलीन की जो गोलियां होती हैं यानी कि नैप्थलीन बॉल जिसे कहा जाता है, वो भी कोलतार से हमें मिलती है, यानी कि कोलतार से ही ऑब्टेन यानी कि उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं यानी कि जो कपूर की गोलियां होती हैं, नैप्थलीन की गोलियां भी हम इसे कह सकते हैं, ये जो है मौत को और कीड़ों को, यानी कि मौत जो हमारे होते हैं और इंसेक्ट्स यानी कि जो हमारे कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको रिपेल यानी कि भगाने के काम में आती है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्या है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण ये होता है, ठीक है। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कोल गैस यानी कि कोयला गैस हम जिसे बोलते हैं। तो कोयला गैस हमें मिलती कैसे है, देखो, कोयला गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कैसे, जब कोयले से क्या बना रहे होते हैं हम, जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं, ठीक, इतना समझ में आया, जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं तब जो है हमें कोल गैस यानी कि कोयला गैस हमें मिलती है, ठीक है। ये कोयला जो प्रक्रमण प्रक्रमण है, ये क्या होता है, ये जो फ्यूल, ये क्या होती है, ईंधन की तरह काम आती है ये कोल गैस। कहाँ ईंधन की तरह काम आती है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं हमारे, उनके आसपास की जो उद्योग होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें ये जो है कोल गैस फ्यूल के काम आती है। कहाँ पर काम आती है ये ईंधन की तरह, कहाँ पर काम आती है, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, जहां पर ये कोल से कोक बनाने की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक, तो जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट हमारे होते हैं, उनके आसपास, ठीक है, उनके नियर यानी कि उनके आसपास जो उद्योग होते हैं, उनमें ये कोल गैस ईंधन की तरह काम आती है, ठीक है। चलिए तो इसे आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा, पहले का भी हमने ये पढ़ लिया था, तो ये तभी भी आपने नोट जो है कर लिया होगा। अब पेट्रोलियम की बारी है। चलिए अब पेट्रोलियम पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम से देखो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें देखने मिलते हैं। अब वो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, वो क्या है, वो है पहला हमारा पेट्रोल और दूसरा डीजल। चलिए तो पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। तो जो पेट्रोल है हमारा, वो किसकी तरह काम आता है हमारे, देखो जो पेट्रोल है वो हमारे जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं उनमें जो है ईंधन की तरह काम आता है, जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है। जबकि जो डीजल है वो भारी मोटर वाहन में ईंधन की तरह काम करता है।
ठीक है। तो जो पेट्रोल और डीजल है आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स, वो हमें एक प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है वो है पेट्रोलियम। तो यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का जो है निर्माण किस प्रकार होता है। चलिए तो किस प्रकार होता होगा पेट्रोलियम का जो निर्माण है, बताइए। या हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रकार होता है। परिष्करण, फॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी परिष्करण यानी कि निर्माण हमें मेनली इसमें पढ़ना है। अब बताइए कैसे होता है पेट्रोलियम का निर्माण। जिस प्रकार हमने कोयले की कहानी पढ़ी थी उसी प्रकार क्या है यहाँ पर हमारे पास पेट्रोलियम की भी कहानी की, कैसे जो है पेट्रोलियम फॉर्म होता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है। चलिए तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, अब ये हम पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, जो जीव कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जब ये जीव क्या हुए, मृत हुए, तो इनके जो शरीर थे वो क्या हुआ, वो समुद्र के पेंदे में, ठीक है, कहाँ बोल रहे हैं, बॉटम, यानी कि जो समुद्र का पेंदा होता है, ठीक है, समुद्र के बॉटम में यानी कि पेंदे में क्या हो गए, चले गए। ठीक है, वहां पर जाकर क्या हो जाते हैं, ये जम जाते हैं। फिर क्या होता है, रेत और मिट्टी इनकी ताहों तक क्या होती है, ढक देती है। ठीक है, तो जो रेत और मिट्टी की लेयर यानी कि ताहों होती हैं, वो क्या करती हैं, रेत और मिट्टी की ताहों से क्या होती हैं, ये ढक जाते हैं। ठीक, और ज्यादा फिर जो रेत और मिट्टी की ताहें जो हैं इनके ऊपर आती रहती हैं। ठीक, इतना समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ओवर मिलियन ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी कि लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, ठीक है, वायु की तो अनुपस्थिति थी यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर था, और उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो है ये जो मृत हमारे ऑर्गेनिज्म थे यानी कि मृत जो जीव थे वो क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गए, परिवर्तित हो गए, किसमें, पेट्रोलियम में। और साथ ही साथ क्या बनी, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। ठीक, क्या बनी, प्राकृतिक गैस और नेचुरल गैस में परिवर्तित ये हो जाते हैं। चलिए तो आप समझ गए होंगे, इसे एक बार जो है हम एक शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण हुआ समुद्र में रहने वाले जीवों से। ठीक है, जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर जो थे समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों में जाकर जम गए, और फिर रेत और मिट्टी की तहों से क्या हो गया, ये ढक गए। ठीक, इनकी बॉडीज जो थी, इनके जो मृत शरीर थे वो कहाँ हो गए, देखो जो इनकी बॉडीज थी, मृत शरीर थे, वो समुद्र के पेंदे में जाकर के जम गए। और वहां पर क्या हुआ कि जो रेत और मिट्टी की जो तहों से ये क्या हो गए, ढक गए, लेयर्स से ये ढक गए, कवर हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च तापमान और उच्च दाब से ये जो मृत जीव थे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। चलिए तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार ये जो है पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का जो है हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस प्रकार जो है डिपॉजिट हुई रहती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम का परिष्करण। अभी हमने पेट्रोलियम का फॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है, तो किस प्रकार जो है पेट्रोलियम कैसे बनता है अभी तक हमने ये पढ़ा। अब पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है अब ये पढ़ेंगे। देखो पेट्रोलियम क्या है, गहरे रंग का तेलीय द्रव है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड यानी कि गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी कि इसकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, गंध है, वो कैसी है, अप्रिय है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है विभिन्न संघटों का क्या है, मिक्सचर है। इसमें क्या है, विभिन्न संघटक है। ठीक है,
ये क्या है, विभिन्न संघटकों का मिक्सचर है। अब कौन कौन से संघटक है इसमें, देखो इसमें सबसे पहले हमारा है पेट्रोलियम गैस, ठीक, उसके अलावा है पेट्रोल, उसके अलावा है डीजल, उसके अलावा है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि जो हमारा स्नेहक तेल होता है, ठीक है, स्नेहक तेल जो स्नेहन के काम आता है। उसके अलावा पैराफिन मोम है, ठीक है। तो ये कई चीजें जो है इसमें मिश्रित होती हैं। चलो अब आगे बढ़ें। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, कि जब हम पेट्रोलियम से इसके जो ये संघटक हैं इनको क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, रिफाइनिंग कहलाई जाती है। और ये प्रोसेस जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है, ठीक है। तो रिफाइनिंग यानी कि जो हमारे परिष्करण होता है, ठीक है, परिष्करण को ही तो हम रिफाइनिंग बोल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है ना, ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े, तो पेट्रोलियम से इन संघटकों को अलग करने की यानी कि पृथक करने की, सेपरेट करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही जो है हम परिष्करण कह रहे हैं, रिफाइनिंग कह रहे हैं, परिष्करण कह रहे हैं। और ये जो है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया की जाती है, यानी कि ये जो कार्य है ये पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम परिष्करणी में, ठीक है, कहाँ, पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, ठीक। चलो तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम में जो है कई सारे संघटक होते हैं, उन संघटकों को हमें क्या करना होता है, पेट्रोलियम से पृथक करना होता है। तो पेट्रोलियम से जब हम उन्हें पृथक करते हैं तो उसे ही जो है परिष्करण कहलाया जाता है, ठीक है, या कहा जाता है। और ये जो परिष्करण है, ये रिफाइनिंग है, ये पृथक की प्रोसेस है, ये कहाँ पर होती है, ये पेट्रोलियम परिष्करणी में की जाती है, ठीक है। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ संघटक हमारे पास दे रखे हैं और उनके जो है यूजेस यानी कि उपयोग जो है वो, चलिए जैसे कि हमारा लिक्विफाइड गैस है यानी कि एलपीजी, जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, ये कहाँ यूज होती है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। तो ये हमें पता है कि घरों में और उद्योगों में क्या होती है, ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल यानी कि उपयोग किया जाता है। अगला है पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या है, मोटर का ईंधन होता है। और क्या है, शुष्क धुलाई के लिए विलायक यानी कि सॉल्वेंट का काम करता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट का काम करता है, यानी कि सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग यानी कि जो हमारी शुष्क धुलाई होती है उसके लिए विलायक का काम ये करता है। अगला हमारा केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। तो ये स्टोव में काम आता है, लैंप में काम आता है, और जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वहां पर भी जो है ये हमारा केरोसिन ही काम आता है, यानी कि जो हमारे जेट वायुयान होते हैं उनके ईंधन के लिए भी केरोसिन ही काम उपयोग होता है। अगला है डीजल। तो ये हमारे जो हैवी यानी कि भारी मोटर वाहन होते हैं, ठीक है, उनमें ये काम आता है। उसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं यानी कि विद्युत जनरेटर्स जो हमारे होते हैं उनके लिए भी फ्यूल का काम ये करता है। फिर आगे हमारा जो स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। फिर हमारा पैराफिन मोम है जो हमारा मरहम का, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, वैसलीन आदि में उपयोग होता है। आगे हमारा बिटुमेन है। तो बिटुमेन क्या होता है, पेंट में और सड़क निर्माण में उपयोगी होता है, उपयोग करते हैं हम उसका, ठीक। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस यानी कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है उसके बारे में। अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक फॉसल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। क्यों है ये बहुत इजी, क्योंकि इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, क्योंकि इसका जो है परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो पाइपों द्वारा जो है हम इसको इजीली कहीं ले जा सकते हैं और कहीं से वापस ला सकते हैं, ठीक। अगला अगला पॉइंट है हमारा कि नेचुरल गैस is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers। यानी कि जो हमारी नेचुरल गैस है वो कहाँ पर हमें काम आती है, बहुत सारे
क्या मैन्युफैक्चर, क्या निर्माण करने में, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, फर्टिलाइजर, जो हमारे खाद वगैरह होते हैं, उनके मैन्युफैक्चर में ये काम आती है। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे रसायन होते हैं, उर्वरक होते हैं, तो उनके औद्योगिक निर्माण में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला, इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो हमारे देश में जो है, यानी कि भारत में जो प्राकृतिक गैस है वो त्रिपुरा में, राजस्थान में और क्या महाराष्ट्र में कृष्ण गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, और इसे जो है हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार भी कहते हैं भारत को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई जगहों पर जो है हमें नेचुरल गैस पाई जाती है, इसीलिए जो है इसे नेचुरल गैस का भंडार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम के कंजर्वेशन की तरफ। अब कंजर्वेशन यानी कि कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? चलो पहले नेचुरल गैस के बारे में आप नोट कर लो, उसके बाद जो है हम कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है पेट्रोलियम कंजर्वेशन। अब पेट्रोलियम को कैसे हम कंजर्व करेंगे, कैसे हम उसका कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम जो है पेट्रोलियम का संरक्षण करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। चलो जैसे कि हमने जब हमने चैप्टर पढ़ा, तो जब हमने ये अध्ययन किया तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पास ऐसे हैं जो क्या है, जो समाप्त होने योग्य है। ठीक है, समाप्त होने वाले हैं, जो क्या अगर हम इनका क्या करें, ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन है कौन कौन से, जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे क्या है हमारे, सॉरी कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे ही क्या है हमारे जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, वन है, खनिज यानी कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, तो ये कैसे हैं, समाप्त होने योग्य हैं। ठीक है, समाप्त होने योग्य। अब समाप्त होने योग्य क्यों है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, ये क्या है, हमारे एक तरह से फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन है तो इन्हें बनने में कितने साल लगे, लाखों करोड़ों साल क्या होते हैं, इन्हें बनने में लग जाते हैं। और जो जब हमने क्या इनको जितना कंजर्व करके रखा हुआ है, तो लगभग वो जो है कितना साल और चलेगा, कुछ 100 वर्ष और चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद, लेकिन जो जरूरत है इनकी वो तो खत्म नहीं होगी ना। ये हमारे जो ये जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी आवश्यकता जो है वो तो खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें बहुत जरूरी है कि इनका हम जो है संरक्षण करें, इनकी रक्षा करना, संरक्षण करना क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम इनका ज्यादा यूज भी करते हैं, यानी कि ज्यादा उपयोग हम इनका करते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे ज्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ही क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, उसे इन्वायरमेंट के लिए ही क्या है, ये अनहेल्दी है, प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इसीलिए क्या आवश्यक है हमारे लिए कि हम जो ये ईंधन है हमारे पास, इनका इस्तेमाल तभी करें जब क्या हो, हमें जरूरत हो। ठीक है, इन इसीलिए जब हमें क्या हो, जरूरत हो, तभी हम इनका इस्तेमाल करें। यानी कि फालतू हम जो है इनको इस्तेमाल ना करें, यानी कि जब जरूरत नहीं है फिर भी जो है हम इनको जो है यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, सही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज, यानी कि पीसीआरए, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, उसने क्या लोगों को एडवाइज किया कि हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। तो उन्होंने लोगों को कुछ एडवाइजेस दी हैं, यानी कि कुछ सलाह वो देते हैं यहाँ पर लोगों को, कुछ एडवाइस यानी कि सलाह उन्होंने दी है कि कैसे जो है हम ड्राइविंग करते दौरान, जब हम वाहन चला रहे हैं उस दौरान जो है हम पेट्रोल और डीजल को कैसे जो है बचा सकते हैं। ठीक है, कैसे बचाएं, चलिए। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जहां तक संभव हो गाड़ी
गाड़ी कैसे चलाए, देखो कांस्टेंट यानी कि समान, और मॉडरेट यानी कि जो हमारी मध्यम गति होती है। तो कांस्टेंट और मध्यम स्पीड यानी कि गति से ही हमें गाड़ी को चलाना है, यानी कि जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से ही चलाना है। चलाइए, ठीक है। अगला है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट एंड एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, यानी कि जहां पर आपको प्रतीक्षा करनी होती है वहां पर गाड़ी का इंजन जो है बंद कर लीजिए, यानी कि स्विच ऑफ द इंजन यानी कि वहां पर गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए जहां पर क्या हो, ट्रैफिक लाइट हो और आपको क्या करना पड़ रहा है, किसी का इंतजार करना पड़ रहा है या वेट करना पड़ रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, इंजन को स्विच ऑफ कर लीजिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायरों का दाब सही रखिए। अगली चीज क्या है, टायर का जो प्रेशर यानी कि टायर का जो दाब है वो सही रखिए। अगला है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी कि गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो जो रेगुलर मेंटेनेंस है यानी कि नियमित रख रखाव है वो आपको सुनिश्चित कर लेना है। तो इन कुछ स्टेप्स की मदद से जो है हम जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन में अपना एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है कोशिश करनी है कि प्रदूषण जो है यानी कि पॉल्यूशन कम से कम हम करें, ठीक है। जितना हो सके हम पेट्रोलियम या जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको क्या करें, हम कंजर्व करके रखें, इनका संरक्षण करें, ठीक है। बाकी आपको पीसीआरए की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हमने यहाँ पर जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जो है अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, जो आपको समझ नहीं आता वो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, अच्छे से डिटेल में उनको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए, अच्छे से चैप्टर पढ़िए, अच्छे से जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।